नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पीएफसी पर, जहां पे हम जो है अब अपने एसएससी जीडी जो है उसकी तैयारी कर रहे हैं। इस बार हम अपनी जो तैयारी है उसको एक नए तरीके से कर रहे हैं। इसमें हम प्रैक्टिस साथ सेट के साथ साथ ही अपनी थ्योरी को जो है कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम जितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उतने क्वेश्चंस को लेंगे, एक चैप्टर को लेंगे। ये जो हिंदी का चैप्टर होने वाला है पहला, वो होगा वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला चैप्टर के जो जितने भी हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, एसएससी जीडी में आपसे हिंदी भी पूछी जाती है, ठीक है, इंग्लिश भी पूछी जाती है, ऑप्शनल है। ये कांस्टेबल के लिए है जो है, ठीक है, जिसकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। कंप्लीट फ्री बैच है, इसके बारे में आपको पहले से ही नॉलेज दे दी गई है। इन पोस्ट के बारे में भी आपको बता दिया गया है। ये क्लास हिंदी की है, इसके अंदर हम वर्णमाला करेंगे, पहली क्लास है। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वर्णमाला के, उन सबको हम इस क्लास के अंदर लेके आएंगे, और साथ साथ ही उन सब क्वेश्चन से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट को इसी क्लास के अंदर हम क्लियर करेंगे। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है। चलिए, तो आज की क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें कि चैप्टर है हमारा वर्णमाला, जिसका पहला क्वेश्चन है हमारा ये। सबसे पहला आपको पता ही होगा, वर्णमाला में क्या होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, इसके अलावा संयुक्त व्यंजन, अयोगवाह, वो सब अलग की चीजें हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्वर और व्यंजन की। स्वर की कुल संख्या जो है वो कितनी होती है, या स्वर कितने होते हैं, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये है। तो स्वर कितने होते हैं हमारे, हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। इसमें 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनको हम इसमें देखेंगे, क्योंकि हम इसमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ अपने जो है प्रैक्टिस को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये इसमें थ्योरी भी होगी और हमारे जितने कॉन्सेप्ट हैं वो भी होंगी। तो 11 जो हमारे स्वर हैं उसमें कौन कौन से आते हैं, देखिए सबसे पहले आता है ए। ठीक, फिर दीर्घ आ, ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, री, ए, दीर्घ ए, औ और औ। ये हमारे हैं स्वर। ठीक है, कितने हैं, 11। लेकिन इसी के साथ साथ यहीं पे एक क्वेश्चन को और क्लियर करते हुए चलेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि उच्चारण 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 के हिसाब से आपके स्वर कितने होते हैं, तो अब आपका आंसर क्या होगा, 10 होते हैं, क्योंकि उसको उसमें हम जो है री को काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। स्वर कितने हैं हमारे, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, सारे स्वर के बारे में हमने जान लिया है। इनमें से ये जो स्वर हैं ये हमारे मूल स्वर हैं। ठीक है, ये हमारे एक, दो और ये तीन, यानी कि दीर्घ आ, ई और उ संयुक्त स्वर के अंदर आते हैं, और ए औ औ ये भी संयुक्त स्वर के अंदर आते हैं, लेकिन ये विजातीय हैं और ये सजातीय हैं। इतनी बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, स्वर के बारे में इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है, और बाकी बातें भी हम आगे करेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा हो गया, स्वर की संख्या कितनी होती है, तो ऑप्शन नंबर 11 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दूसरा, अयोगवाह कितने होते हैं। आपने अयोगवाह के बारे में कभी ना कभी सुना होगा, या कभी ना कभी देखा जरूर होगा कि अयोगवाह जो है वो कितने होते हैं। तो आपको बताना है अयोगवाह कितने होते हैं। तो अयोगवाह की संख्या कितनी है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट है, 2। अब कौन कौन से होते हैं इसके बारे में और जानेंगे। कौन से हैं, एक तो ये है हमारा, ठीक है, अना, और एक है हमारा विसर्ग। ये हमारे क्या है, अयोगवा। इनको स्वर की श्रेणी में नहीं रखा गया है, इनको अलग से हम क्या बोलते हैं, अयोगवा के नाम से इनको जानते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। हमारे स्वर हो गए, अयोगवा हो गए। बेसिकली हमारे कुल वर्ण कितने होते हैं, कुल वर्ण जो होते हैं हमारे वो होते हैं 52। ठीक है, 52 हमारे कुल वर्ण होते हैं। एक मिनट। ठीक है, अब उनमें उनका विभाजन किस तरह से है उसको एक बार हम देखने की कोशिश करेंगे, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कुल वर्ण कितने हैं,
कुल वर्ण है हमारे 52। ठीक, जिसमें कि हमारे 11 तो हमने स्वर अपने अभी पढ़ लिए। ठीक, 33 क्या है इसमें हमारे व्यंजन है, उसके साथ 2 क्या है हमारे अयोगवा है, उसके साथ हमारे 4 है संयुक्त व्यंजन, और उसी के साथ हमारे 2 हैं उत्क्षिप्त। ठीक है, उत्क्षिप्त। ठीक, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। 2 अयोगवा हमने पढ़ लिए, कौन कौन से, अनहा और विसर्ग, ये हमारे हैं 2 अयोगवा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये हमारा वर्गीकरण है कुल वर्णों का, जो कि 52 है। अगर आपसे पूछा जाए कि कुल वर्ण कितने हैं, तब आपका आंसर क्या होगा, 52। स्वर कितने हैं, 11। व्यंजन कितने हैं, 33। ये क्या है हमारे अयोगवा, 2। ठीक है, 4 क्या है संयुक्त, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, और 2 है हमारे उत्क्षिप्त, ये हमारे उत्क्षिप्त है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। इस बात पे ध्यान देंगे, इसने ये नहीं कहा छोटी इकाई, इसने पूछा है भाषा की सबसे छोटी मौखिक, यानी कि मुख से निकलने वाली इकाई क्या होगी। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होगी, ये होगी ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि। और अगर आपसे पूछ ले लिखित इकाई क्या होगी, तब आपका जवाब क्या होगा, वर्ण। ठीक है, तो फिलहाल में हमारा क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होगी, तो वो क्या होगी, ध्वनि होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है। अभी हमने इनके बारे में चर्चा की थी जब हमने कुल वर्गीकरण किया था। तो कितने थे हमारे संयुक्त जो व्यंजन है, वो थे हमारे 4। कौन कौन से हैं इसके बारे में भी जान जाते हैं। एक तो ये होता है, ठीक है, कशा, एक त्रा होता है हमारा, एक जिया होता है, और एक क्या होता है हमारा छड़ा। ठीक, इनका उत्पत्ति किस तरह से हुई है, इसको बनाते हैं हम का प्लस सा से। ठीक है, इन दोनों के मेल से हमारा कशा बनता है। त्रा बनता है हमारा ता हलंत प्लस र। हलंत का मतलब क्या है, जो भी हम वर्णों के नीचे हलंत लगा रहे हैं, मतलब इसको पूर्ण दर्शा रहे हैं, यानी कि आधा लिखने का तरीका है। ठीक है, बिना स्वर के। ठीक है, ये हमारा होता है ज हलंत प्लस या। ठीक, और ये है हमारा श प्लस र। ठीक, तो ये हमारे हैं पूरे संयुक्त व्यंजन। कितने हैं, 4 हैं पूरे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐसे ही हम अपनी थ्योरी भी पढ़ते चलेंगे और साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करते चलेंगे, जिससे आपको आने वाले समय में कोई भी समस्या का सामना करना नहीं पड़ेगा। आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि आप क्वेश्चन को देखते के साथ ही एकदम उसका सटीक उत्तर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कुल स्वर कितने हैं। कुल स्वर कितने हैं हमारे, 11 हैं, इसको हम पढ़ ही चुके हैं। नेक्स्ट आ जाता है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। अभी हमने पढ़ा था मौखिक इकाई, अब कौन सी है हमारी ये, लिखित इकाई। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा वर्ण। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम व्यंजन पे। तो दंत व्यंजन कौन सा होगा। आपने इन सब के बारे में कभी ना कभी पढ़ा होगा कि व्यंजनों का वर्गीकरण होता है। दंत होते हैं, जैसे मूर्धन्य होता है, कंठ होता है, तालु से, इन सब से उच्चारण करने वाले इनको हम बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा ये पूछा गया है दंत व्यंजन। ठीक, तो हमने पढ़ा हुआ है अपने जो हमारे वर्ण हैं वो किस तरह से हैं। जैसे यह क, च, ट, क और प। ठीक है, ये हमारी श्रेणियां हैं। तो क वाले वो कौन से होते हैं, ये होते हैं कंठ से बोलने वाले, जो कि कंठ के, यानी कि क, ख, ग, घ और अंगा, ये किससे बोले जाते हैं, कंठ के द्वारा बोले जाते हैं। फिर हमारी आती है चा वाली लाइन, चा बोले जाते हैं तालु से, तालव्य जिसको बोलते हैं, यानी कि च छ ज झ या। उसके बाद आता है हमारा टा। टा वाली लाइन जो बोली जाती है वो मूर्धा से बोली जाती है, मूर्धन्य इसको बोल देते हैं, जैसे कि टे ठ ड ढ अणा। उसके बाद आती है हमारी ता वाली लाइन, ता को हम बोलते हैं
दंत से। ठीक है, ता के अंदर कौन कौन से होती है, त थ द ध न। तो हमारे इन ऑप्शन में कौन सी दी हुई है इसके बारे में हमें बात करनी है। क्या ता है, नहीं, थ ध न ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि ना हमें दी हुई है, और पा जो है ये हमारी होती है ओष्ठ, यानी कि होठों के द्वारा। ठीक है, ओष्ठ। ठीक, तो इस तरह से हमारा वर्गीकरण होता है। इनको याद करने का है, KTMBO। ठीक, यानी कि कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ। इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाता है हमारा कंठ से बोले जाने वाली, या कंठ के कौन से व्यंजन है जो कंठ से बोले जाते हैं। ठीक है, तो कंठ हमारा कौन सा था, के वर्ग वाला। के वाला हमारा क्या था, कंठ, यानी कि क, ख, ग, घ और अंगा। ठीक है, ये हमारे थे के वर्ण से बोले जाने वाले। तो इनमें आप देख के बताएं कौन सा, क्या फा है, ता, टा। तो ऑप्शन नंबर बी, खा, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कंठ से बोले जाने वाला कौन सा होगा हमारा, खा होगा। ठीक, कंठ वाले हमारे कौन से हैं, खा। इसमें इसी के साथ साथ हमारे व्यंजन जो होते हैं उनका भी इसी तरह से वर्गीकरण हुआ रहता है। ठीक है, तो उनको भी हम आगे अभी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अरबी फारसी शब्द कौन से हैं। ठीक है, अरबी फारसी शब्द कौन से होते हैं, चलिए इनमें से एक के नीचे हम लगा देते हैं नुक्ता। ठीक है, तो अब बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो जिनके नीचे भी नुक्ता हो वो क्या होंगे, हमारे अरबी फारसी होंगे। ठीक है, तो ये होंगे हमारे अरबी फारसी शब्द। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अल्प प्राण व्यंजन है। अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में भी आपने थोड़ा बहुत कभी ना कभी सुना होगा, कहीं पे देखा होगा कि अल्प प्राण है ये, महाप्राण। जैसे 1 3 5, 1 3 5 का मतलब क्या है, जब हम इनका वर्गीकरण पढ़ते हैं, क ख ग घ, तो इसमें हम जो ऊपर से पढ़ते हैं, जैसे कचटतब है, वो हमारी कौन सी लाइन है, पहली लाइन है। कचटतब कौन सी है, क, च, त, त और प। एक तो ये है हमारी, इसके बाद आती है क, ख, ग, घ और अंगा। ठीक, तो ये हमारी फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड लाइन है हमारी, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ लाइन है। ठीक है, तो अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं, 1 3 और 5 वाले, ये वाले, ये वाले और ये वाले। और बाकी के 2 और 4 वाले कौन से होते हैं, महाप्राण के अंदर इनको हम काउंट करते हैं। तो इनमें से अल्प प्राण कौन से हैं, क्या ने है, ने किसके अंदर आएगा, ने आएगा यहाँ पे। ने कहाँ पे आएगा हमारा, ने आएगा हमारा इस लाइन में, यहाँ पे आएगा ने। तो ने तो है हमारा अल्प प्राण। उसके बाद आएगा हमारा जो छ है, छ कौन सी लाइन में आता है, च छ, छ आएगा यहाँ, ये क्या होगा, ये होगा हमारा महाप्राण, तो ये नहीं होगा। खा, खा भी महाप्राण होगा, दूसरी लाइन में है। और का भी अल्पप्राण होगा। तो इसके ए और बी दोनों सही होंगे, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी। कै और ने दोनों कैसे हैं, अल्प प्राण है। अल्प प्राण महाप्राण के बारे में हो गया। इसी के साथ साथ एक तो 1 3 और 4 रहते हैं, 1 3 4। और इसके साथ साथ जितने भी हमारे स्वर हैं, सभी स्वर ये भी हमारे किसके अंदर आते हैं, अल्प प्राण के अंदर आते हैं। और आपके उच्छिष्ट व्यंजन, यानी कि य, र, ला और वा। ठीक, ये सब भी हमारे किसके अंदर आएंगे, अल्प के अंदर। महाप्राण के अंदर कौन कौन से आते हैं, सेकंड और फिफ्थ। ठीक, सेकंड लाइन ये वाली पूरी, और फिफ्थ लाइन, सॉरी फोर्थ लाइन। ठीक है, और इसके साथ साथ ऊष्मीय व्यंजन जितने भी हैं, शे, शे, शे और ह, और एक य। ठीक है, ये हमारे सभी किसके अंदर आएंगे, महाप्राण के अंदर। ठीक है, इतनी बात में कोई डाउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सजातीय स्वर कौन सा है।
सजातीय स्वर, सजातीय और विजातीय की अभी हमने बात कर ही रहे थे थोड़ी देर पहले। सजातीय कौन से? जो कि एक ही जाति से मिलकर बने हो, जैसे ए प्लस ए मिलकर क्या बनाता है? अ। उसके बाद है हमारा ई प्लस ई मिलकर क्या बनाएगा? दीर्घी। और उ प्लस उ मिलकर क्या बनाएगा? दीर्घ। तो इनमें से सजातीय कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर ए। बाकी ये सब कैसे हैं? विजातीय, क्योंकि ये अलग अलग जो स्वर हैं उनसे मिलकर इनका निर्माण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है? स्पर्श संघर्षी, हमारे जो ये व्यंजन है इनको हम तीन तरह से डिवाइड करते हैं। एक तो स्पर्श संघर्षी, एक स्पर्शी और एक नासिक। ठीक है, तो जो हमारे ये व्यंजन है इनको तीन तरह से हम डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? एक तो स्पर्श संघर्षी, एक स्पर्शी व्यंजन और एक नासिक। ठीक है, तो जैसे कि हमारे होते हैं क, च, ट, त और प। ठीक है, कचट तब ये आएंगे क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया। ठीक है, ट, ठ, ड, ढ, ढ के बाद आएगा अना। ठीक, त, थ, द, ध और ये ना। ये प, प, ब, भ और म। ये है हमारे व्यंजन जिनका वर्गीकरण होता है। ठीक है, विभाजन होता है। अब जो हमारी ये च वाली लाइन है, ये कैसी है? ये हमारी स्पर्श संघर्षी है। च वाली कैसी है? स्पर्श संघर्षी। ठीक है, केवल ये च वाली लाइन, ये चार जो वर्ड है स्पर्श संघर्षी। ये लास्ट वाली लाइन कौन सी है हमारी? ये है हमारी नासिक। ठीक, नासिक। और बाकी जितने भी बचे वो कौन से हैं? हमारे स्पर्श व्यंजन। तो इसके अंदर च हमारा कैसा है? च है हमारा स्पर्श संघर्षी, तो ये स्पर्शी तो है नहीं। फिर ना कैसा है? ना हमारा नासिक है, अणा भी अनुनासिक है। बचा हमारा ख, तो ख हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये हमारा कैसा है? स्पर्श स्पर्शी व्यंजन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरबी फारसी शब्द है, इसको हम एक बार पढ़ चुके हैं कि इसके नीचे नुक्ता लगा दो, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कंठ व्यंजन कौन से हैं? कंठ से बोले जाने वाले व्यंजन। ठीक, कंठ वाले कौन से होंगे? जो कि क लाइन वाले होंगे, क, ख। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। चलिए, दंत व्यंजन कौन से हैं? दंत से बोले जाने वाले व्यंजन। अब दंत के बारे में भी हम एक बार पढ़ चुके हैं कि दंत व्यंजन किसके अंतर्गत आते हैं। तो दंत कौन से होते हैं हमारे? के, टी, एम, डी, ओ। तो दंत हमारी है फोर्थ वाले, यानी कि क, च, ट, त और प, यानी कि त वाली जो लाइन है, यानी कि त, थ, द, ध और ना। तो इसमें कौन से होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अल्प प्राण व्यंजन कितने होते हैं? अल्प प्राण की संख्या आपसे यहाँ पे पूछी गई है कि अल्प प्राण व्यंजन कुल कितने होते हैं। तो ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 32, 31 या फिर 33। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? 1 + 3 + 5। ठीक है, उसके बाद 11 स्वर। ठीक, प्लस एक उच्छिष्ट प्लस, और ये आपके ये, रे, ले और वे। ठीक है, तो एक लाइन में कितने हैं? 5, 10 और 15, तो ये हो गए हमारे। ठीक है, 15 + 11 प्लस एक ये और 4 ये 5। ठीक, तो ये हमारे टोटल हो गए 31। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी।
अल्प प्राण की जो संख्या होती है वो होती है 31। ठीक है, चलिए महाप्राण की कुल संख्या कितनी है? महाप्राण में कौन कौन से थे? सेकंड लाइन प्लस फोर्थ लाइन, तो 10 तो ये हो गए दोनों मिलके। ठीक है, प्लस जितने भी ऊष्मीय व्यंजन थे, यानी कि श, श, श और है, ये जो हमारे व्यंजन थे 4 ये हो गए, और एक हो गया हमारा, ठीक है, उच्छेद, तो ये हो गए 15। तो महाप्राण की संख्या कितनी होगी हमारी? 15 होगी। आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन इनमें से कौन सा है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन के बारे में हम अभी पढ़ चुके हैं। तो न नहीं होगा, च नहीं होगा, क नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब किससे मिलकर बना है ये? क प्लस स, और इसको एक तरह से लिख सकते हैं क हलंत स हलंत अ। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारा जो स्वर है वो निहित होता है। ठीक है, चलिए अगर ये ऐसा लिखा हो शा, तो इसको क्या लिखेंगे? श हलंत दीर्घ। ठीक है, इस तरह से इसको हम डिनोट करेंगे। चलिए, ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? तो दो व्यंजन है हमारे, एक अंतस्थ व्यंजन और एक ऊष्मीय व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं हमारे? वो होते हैं, अंतस्थ व्यंजन है हमारे अंतस्थ व्यंजन ये, र, ल और व। ठीक है, ये तो हो गए हमारे सारे अंतस्थ व्यंजन। तो इनमें से कौन सा है उसको बताना है। ठीक है, तो कौन सा है हमारा? यह जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब ये जो श है, श है और श है और एक ये है, तो ये हमारे क्या है? सारे ऊष्मीय व्यंजन। ठीक है, इनको किसके अंदर लिखेंगे हम? ऊष्मीय व्यंजन के अंदर इनको हम नोट करेंगे। गहरे लेवल कौन से हमारे? अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये एक क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए कि अयोगवाह वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है। इसको नोट कर लें, जब क्लास एंड हो जाएगी उसके बाद में आप बताएं। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा हम इनके बारे में जान लेंगे। अघोष और सघोष क्या है? तो आपको बताना है जो अघोष वर्ण है उनकी कुल संख्या कितनी है। ठीक है, डायरेक्ट आपको बताना है, कोई ऑप्शन नहीं है। ये आपके SW के लास्ट में आना था, लेकिन ये मिडल में आ गया। ठीक है, ये थोड़ी सी PDF को असेंबल करने के में थोड़ी सी परेशानी हो गई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अभी आप नोट कर लेंगे कि अघोष जो वर्ण है उनकी कुल जो संख्या है वो कितनी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, घोष वर्णों की कुल संख्या। आपने दो शब्द अवश्य सुने होंगे, घोष और अघोष। अघोष तो अभी सुना, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि इनकी संख्या कितनी। ठीक है, तो हम इनका एक बार वर्गीकरण कर लेते हैं। जो घोष है, सबसे पहले हमसे पूछा गया घोष की कुल संख्या। तो घोष की जो कुल संख्या होती है वो होती है 31। ठीक है, इसके अंदर कैसे कैसे होते हैं? जैसे हमारे क, च, ट, त और प। ठीक है, और यहाँ पे क, ख, ग, घ और अंग। ठीक है, तो इसके अंदर जो तीसरा, चौथा और पांचवा है, ये वाले जो लाइन होंगी पूरी पूरी, ठीक है, इसके आगे भी लिखी होंगी पूरी, ये जो चारों लाइन होंगी, ये 1 2 और 3, ठीक, ये सब ये होंगी इसके अंदर एक, तो यानी कि 3 4 और 5। उसके बाद जितने भी आपके अंतस्थ व्यंजन है, ये रे लेवे है, ये र ल और व। और आपका जो ये है ये ऊष्म व्यंजन में आता है, लेकिन ये भी इसी के अंदर आएगा। इसी के साथ साथ जितने भी आपके स्वर हैं, सभी के सभी स्वर आपके किस में आएंगे? घोष वर्ण के अंदर निहित
होंगे। तो इनकी टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 5 इसके अंदर, 5 इसके अंदर, 5 इसके अंदर, 5 5 और 5 15 ये हो गए। 15 और 5 20, 20 और 11 31। तो कितना आपका सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के साथ साथ बात आती है आपके जो अघोष वर्ण है। कौन से? सघोष, जिनको आप बोल देते हो, सॉरी अघोष। एक बात और ध्यान रखेंगे, जो घोष वर्ण है इनको सघोष के नाम से भी कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, तो जो आप पढ़ते हैं हम अघोष के बारे में। ठीक है, अघोष वर्ण। अघोष, ठीक है। तो अघोष के अंतर्गत जो आते हैं वो होंगे हमारे पहली लाइन, दूसरी लाइन और एक शय, शय और शय। ठीक, क्योंकि है हमने ले लिया था अपना घोष वर्ण के अंदर। ठीक है, प्लस इसमें क्या आएगा? तो ये इसके अंदर आता है क्योंकि उच्छिष्ट वगैरह इसके अंदर हम लेते नहीं है। तो 5 और 5 10 और 3 13। तो ये 13 संख्या किसकी होगी? आपकी जो आपके अघोष वर्ण है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखेगा, क्योंकि आपसे कोई भी लेटर देगा। मानो आपको एक लेटर दिया ले, और आपसे पूछते बताओ ये सघोष है, ये घोष है या अघोष है? ठीक है, तो क्या है ये? घोष है, या सघोष बोल देंगे इसको। ठीक है, तो इन इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और आ जाता है आपका, संयुक्त व्यंजन इनमें से नहीं है। इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? नहीं है यानी कि इनमें संयुक्त व्यंजन नहीं है। आपका त्रा जो है, त्रा कैसे बनता है आपका? ता हलंत प्लस र, ये आपका होगा त्रा। जिया बनता है जा प्लस या। श्रा बनता है शा प्लस र। ठीक, तो ये तो सारे आपके कैसे हैं? संयुक्त व्यंजन। और ये कैसा है आपका? व्यंजन है। ठीक है, पूर्ण का। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? इस क्वेश्चन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले जस्ट। ठीक, तो उच्चारण के आधार पर स्वर की कितनी संख्या है ये आपको बताना है। कितनी है? 10 है। और 10 क्यों है? क्योंकि जो हमारा री है इसको हम काउंट नहीं करते हैं उच्चारण में, स्वर में, क्योंकि ये रे ई व्यंजन की साउंड देता है, इसलिए उच्चारण के आधार पर इसको हम काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गए हमारे सारे क्वेश्चन वर्णमाला के जो महत्वपूर्ण थे। ठीक है, जितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की आशंका की संभावना थी। ठीक है, अब अगर कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन बचते हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो इनका आपका जानना जो है बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, जिससे आप ये डिफाइन कर सकें कि किस तरह से आपको अगर कोई सिचुएशन आ जाए तो उसमें हैंडल करना है। बाकी इस तरह के क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं मोस्टली तो। ठीक है, चलिए जैसा कि आपसे बात की जाए कि जो ये व्यंजन है इनको आधा कैसे लिखा जाता है। ठीक, पहले तो इनका वर्गीकरण है। भाई दो तो वो हैं जो खड़ी पाई को पार करते हैं, ये क्या है हमारी? इस खड़ी पाई के नाम से जानते हैं। एक तो का है और एक पा है। ठीक है, ये कौन से जो खड़ी पाई को पार करते हैं, तो इनको कैसे लिखेंगे? का को तो इस तरह से आधा, ये जानते ही होंगे आप, और फा को इस तरह से आधा। ठीक है, ये हो गया हमारा क और फा का। अब होते हैं नो, यानी कि दो तो ये हो गए। नो होते हैं जो नीचे की तरफ लटके होते हैं, जैसे कि टे है, डे है, अड़ा है, ये है, छ है, टे है। ठीक है, थे है, एक हमारा होता है डे, एक होता है ढे, एक होता है दे, एक होता है हमारा रे और है। ठीक है, अब इनको आधा कैसे करेंगे?
इनको आधा करने का सिंपल सा बड़ा ट्रिक है कि इनके नीचे आप इस तरह से हलंत लगा दें तो ये सब कैसे हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। ये क्या होंगे, अब ये आधे हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि इनसे स्वर हट गया। ठीक, उसके बाद आप बचते हैं 22, यानी कि जो खड़ी पाई के साथ रहते हैं, जैसे ख हो गया, ग हो गया, घा हो गया। भाई ये गा है, इसके साथ ये खड़ी पाई एक्स्ट्रा है ना, ये घा है, इसके साथ खड़ी पाई एक्स्ट्रा है, तो इनकी क्या है, ये खड़ी पाई जो है ये हटा देंगे। तो ये कैसे हो जाएंगे, अब देखो इसकी जो खड़ी पाई है मैं ये हटा देता हूँ, ये गा है, इस गा की मैंने खड़ी पाई हटा दी, तो ये कैसा हो गया, आधा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इन जितने भी हमारे ये स्वर हैं इनको हम आधा लिखते हैं। ठीक है, आधा, गे की खड़ी पाई हटा दो, खे की हटा दो। ठीक है, इस तरह से हम इनको लिखेंगे। ठीक, अब एक बात और आती है कि स्वरों का एक वर्गीकरण होता है। ठीक है, आपने जाना होगा या कहीं पे पढ़ा होगा कि स्वर जो है उनका वर्गीकरण होता है। एक तो होता है मात्रा के आधार पर, फिर होता है उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार या जीवा के आधार पर आपने जान लिया कितने स्वर होते हैं, हमारे 10 स्वर होते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले एक पढ़ेंगे, स्वरों का उच्चारण किसके हिसाब से, मात्रा के अकॉर्डिंग टू मात्रा। ठीक है, स्वरों का उच्चारण या वर्गीकरण मात्रा के आधार पर। ठीक है, चलिए, ये हमारे स्वरों का वर्गीकरण है मात्रा के आधार पर। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसमें आएंगे वो आते हैं हमारे लघु स्वर। ठीक, दूसरे आते हैं दीर्घ स्वर, और एक होते हैं हमारे प्लूत स्वर, जो बेसिकली संस्कृत में यूज होते हैं या फिर किसी को पुकारने के लिए यूज होते हैं, जैसे कि राम। ठीक है, ये शाम, लंबी आवाज जिसमें दी जाए वो कुछ में आएंगे, हमारे प्लूत स्वर के अंदर आएंगे। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं हमारे जो लघु स्वर है। लघु स्वर की जो कुल संख्या होगी वो कितनी होगी हमारी, वो होगी 4। लघु स्वर कितने होंगे, लघु स्वर होंगे हमारे 4। कौन कौन से होंगे, एक तो होगा ए, एक होगा ई, एक होगा उ, और एक होगा री। ये कैसे हैं हमारे लघु स्वर। इनको छोटे स्वर भी बोल सकते हैं आप, एक मात्रिक स्वर भी बोल सकते हैं कि एक मात्रा वाले हैं, या फिर इनको लस्क भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, इनके अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक है, एक मात्रिक, छोटे स्वर, लघु स्वर। इसके बाद आते हैं दीर्घ स्वर या फिर बड़े स्वर के नाम से जिनको जानते हैं। इनकी संख्या है हमारी 7। कौन कौन सी, दीर्घ ए, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, दीर्घ ए, औ और औ। ये सब हमारे दीर्घ के अंदर आते हैं, या फिर इनको हम बोलते हैं बड़े स्वर या फिर द्विमात्रिक स्वर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इनका जो अगर उसकी बात करें सिंबल की या फिर दर्शन चिन्ह की, वो होता है ऐसे डंडा। ठीक, और ये होता है ऐसे। ये काम आएंगे आपके आगे आने वाले चैप्टर्स में। आपने कभी पढ़ा होगा कि हम मात्रा गिनते हैं, छंद वगैरह जो चैप्टर है उसमें मात्रा गिनते हैं, तब हम गिनेंगे। इसका मतलब होता है एक मात्रा, और इसका मतलब होता है 2 मात्रा। ठीक है, चलिए, इतनी बात क्लियर है आपको। ठीक है, अब और कुछ थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ और तो नहीं रह गया है। जीवा के आधार पर हम उच्चारण और पढ़ रहे थे, कि जीवा के आधार पर और एक बार देख लें, बाकी सब कुछ आपका इन क्वेश्चंस के माध्यम से जो है कवर हो चुका है। ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस सेट की तरह करेंगे। अगर आप इस तरह से पढ़ते हुए चलेंगे तो बहुत ही जल्द ही आप अपने रिवीजन के साथ साथ थ्योरी वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे। ये 2 in 1 क्लास की तरह आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं स्वरों का जीवा के आधार पर। के आधार पर क्या है, स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण।
ठीक, सबसे पहले होते हैं हमारे अग्र स्वर, अग्र स्वर। ठीक, दूसरे आते हैं हमारे मध्य, और तीसरे आते हैं पश्च यानी कि पीछे वाले। ठीक, पश्च स्वर, ये क्या है पश्च स्वर। तो अग्र स्वर में क्या होता है हमारा, जो जीभ के अगले हिस्से से बोले जाए। ठीक है, आगे वाले हिस्से से कौन कौन से बोले जाते हैं, ई, ई, ए और ए। ठीक, ये हमारे हैं अग्र स्वर के अंदर आते हैं। ठीक, मध्य स्वर में केवल एक आता है, लघु, सॉरी दीर्घ है, यानी कि छोटा है, जिसको आप बोलते हैं नॉर्मल भाषा में। और पिछले हिस्से से जो बोले जाते हैं वो है दीर्घ है, या आ बोलते हैं इसको, उ, लघु उ, दीर्घ उ, ओ और औ। अब आपको इसमें बताना है कि ये कितने हो रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 स्वर हैं। तो क्या इसमें हम जो एक स्वर मिसिंग है, या फिर उसको लेंगे या नहीं लेंगे, जो कि होगा हमारा री। इसको हम लेंगे नहीं लेंगे, इसको मध्य में मत समझ लेना। ठीक है, ये हमारा अलग ही है। तो इसको चलो मैं ही बता देता हूँ, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था कि इसको हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये जीवा के आधार पर इसको हम काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि ये रे की साउंड देता है या फिर री की साउंड देता है। ठीक है, तो इसको हम उसमें काउंट नहीं करते हैं। ठीक, उसमें हम काउंट नहीं करते हैं। आपने सजातीय और विजातीय स्वर पढ़ ही लिए, कौन कौन से होते हैं सजातीय, कौन कौन से हैं आपके। ठीक है, ये जीवा के आधार पर हो गए हैं। ठीक है, इनको आप सब नोट कर लेंगे। ठीक है, इन सब के नोट पॉइंट बना के रखेंगे, छोटे छोटे, जिस जिस तरह से आपको बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे आपको क्या है, याद करने में बड़ी आसानी होगी, और आप जल्दी से याद करने में सक्षम बनेंगे चीजों को। ठीक है, अब ये नहीं है कि कई दिन तक इसका रट्टा लगाते ही रहे, स्पीड वर्क करना है हमें। ठीक है, नौकरी लेनी है चाहे वो कैसे भी मिले। ठीक है, कैसे मतलब गलत काम में नहीं जाना है, पढ़ के लेनी है। ठीक है, चलिए, अब हमारा एक होता है जातीय विभाजन। ठीक, जातीय विभाजन में कौन कौन सा होता है, एक सजातीय, हालांकि इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है, सजातीय स्वर, और एक होता है विजातीय। सजातीय स्वर की संख्या कितनी है हमारी, 3, और ये कितने हैं हमारे, 4। ठीक है, ये कौन से स्वर होते हैं, जो एक ही जाति के बने हों, वो होंगे सजातीय स्वर। ठीक, जैसे कि अ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ। ठीक है, ये किसके द्वारा बने हैं, एक तो ए प्लस ए, उसके बाद ई यानी कि लघु ई प्लस लघु ई, तो ई का निर्माण होगा, और उ प्लस उ। ये हो गए हमारे कौन से, सजातीय स्वर। ठीक है, अब आ जाते हैं विजातीय स्वर की तरफ। विजातीय स्वर में कौन कौन से आएंगे, क्या आप बता सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बता देंगे भैया। ये होंगे ए, ए, औ, और एक और होगा औ। ठीक है, तो ए का जो निर्माण होता है वह होता है ए प्लस ई से, तो ये क्या बनाएगा, ए। ठीक, उसके बाद इसका होता है ए प्लस ए से, तो फिर होता है ए प्लस ऊ से, और जो एक आपका बच गया है, जिसको आप औ बोलते हैं, औ से औरत। ठीक है, औरत, उसको कैसे बनाएंगे आप, ए प्लस औ। ठीक, तो इस तरह से विजातीय स्वर और जो जातीय स्वर है, इनका वर्गीकरण होता है। ठीक है, इस चीज को भी आप थोड़ा सा अपने ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इन चीजों को ध्यान में रख के चलेंगे, और छोटे छोटे नोट पॉइंट बना लेंगे, जिससे कि आप इनको भूले ना। ठीक है, चलिए एक कॉन्सेप्ट और पढ़ लेते हैं छोटा सा, जिससे हमारा जो ये चैप्टर है पूर्ण तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वर्णमाला का चैप्टर। ठीक है, इन चीजों को आपको ध्यान से नोट करना है, पढ़ना है, ताकि आप
अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से बना सकें, अच्छे से लगा सकें। ठीक है, स्मार्ट वर्क करेंगे ना कि हार्ड वर्क। ज्यादा स्मार्ट वर्क पर ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, स्मार्ट वर्क पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है स्मार्टली। अब हमारा जो है, आपने वो सुने होंगे विसर्ग, अनुनासिक और अनुस्वर। तो अनुनासिक कौन सा होता है? जो ये चंद्र बिंदु वाला है। ठीक है, इसको नीचे क्या लिखेंगे? अनुनासिक। उसके बाद जो ऊपर ये बिंदी है इसको क्या बोलते हैं? अनुस्वर बोलते हैं। और जो लेटर के पीछे इस तरह से दो बिंदी लग जाती हैं, ये क्या होंगी? ये हमारे होंगे विसर्ग। ठीक है, इस बात को भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। जैसे इसके एग्जाम्पल है गांव, चांद। एक आध एग्जाम्पल आप भी देंगे, जैसे कि दांत है, कांटा है, इसी तरह का एक आध एग्जाम्पल देंगे जिसमें अनुनासिक आता हो। इसको क्या बोलेंगे? जो चंद्र बिंदु आप बोलते हैं इसको बोलेंगे अनुनासिक। ठीक, ये है फिर अनुस्वर। इसके जैसे कि एग्जाम्पल है चंद्र, दंत। ठीक है, फिर आ जाता है आपका विसर्ग। विसर्ग में जैसे कि आप प्रातः काल लिखते हैं तो प्रातः इस तरह विसर्ग लगा के लिखा जाता है। अतः लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको इनको ध्यान में रखना है। इसको क्या बोलेंगे आप? अनुनासिक। ये होगा हमारा अनुस्वर और ये होगा हमारा विसर्ग। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान में रहेगी। ठीक है, चलिए। और ऐसा कुछ ऐसा खास इस चैप्टर के अंदर बचा नहीं है जो हमने अपने क्वेश्चंस के बीच में ना पढ़ा हो। ठीक है, हाँ, रहने के लिए एक चीज रह गई है कि जो हमारे स्वर थे, स्वर व्यंजन का तो हमने पढ़ लिया कि कंठ से कौन सा बोला जाता है, तालव्य से कौन सा है, मूर्धन्य से कौन सा है। लेकिन जो स्वर हैं उनके बारे में हमने अभी तक नहीं जाना है कि कौन सा जो हमारा स्वर है वो किस अंग से बोला जाता है। तो हमने क्या पढ़ा था कि हमने पढ़ा हुआ है के, टी, एम, डी, ओ। इसका अर्थ क्या है? कंठ, दंत, एम से मूर्धा, डी से दंत और ओ से ओष्ठ और टी से तालु है। सॉरी, मैंने शायद दंत बोल दिया, टी से तालु होगा। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपको? अब इसमें हम देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण किस तरह से। स्वर का वर्गीकरण और जो आपका व्यंजन का वर्गीकरण है उनको आप एक साथ जोड़ के एक जगह लिख लेंगे। ठीक है, जितने भी क ख ग घ घ अंगा है इन सबको एक साथ जोड़ के लिख लेंगे। तो इसका क्या होगा? जो कंठ से बोले जाने वाले हैं वो है ए प्लस आ और ह। ये जो है ये हमारे कंठ से बोले जाते हैं। ये स्वर नहीं, ये ऊष्म व्यंजन है जो कि उसके अंदर कवर नहीं हुए थे व्यंजन के अंदर। ठीक है, फिर आता है आपका ई, ई, दीर्घी, या और श। ठीक, उसके बाद आता है म। मूर्धन्य में आते हैं आपके री, र और शा। यहाँ से एक सवाल है आपसे कि क्या री को हम उच्चारण के अनुसार स्वरों में काउंट करेंगे या नहीं करेंगे, जीवा के आधार पर? ठीक है, दंत में आता है हमारा ला, स और जा। ठीक, ला, स और जा। ठीक है, चलिए। ओष्ठ में आ जाता है हमारा उ और उ। ठीक है, उ और उ करने में हमारी क्या होती है? जो होठ की आकृति है उस पे सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। आप ए बोलो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ई एस बोलो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि दांत क्लोज आएंगे जब ई बोलोगे आप। र, री, र और श्र ये मूर्धन्य है। ला, सा, ज ये दंत है। और ऊ और ऊ में क्या होंगे? होठ हमारे गोल हो जाते हैं, पास आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं। तो ये किसका वर्गीकरण है? स्वर का वर्गीकरण। तो किस किस जगह से ये बोले जाते हैं, मतलब
क्या स्थान है इनके उच्चारण का, कंठ है, तालु है, मूर्धन्य है, या फिर अन्य कोई है। ठीक है, इनके अलावा आपके जो कुछ स्वर रह गए हैं वो है एक तो ए और ए। ये कौन से हैं हमारे? भाई देखो, ए किससे बना था, अभी हमने बनाना सीखा था ना, ए प्लस ई से। तो ए हमारा कंठ में है और ई कहाँ पे है हमारा? तालु में है। तो ये किससे होंगे? कंठ तालु से। ठीक है, कंठ तालु, ये भी और ये भी, ये हमारे किससे होंगे? कंठ प्लस तालु, कंठ तालव्य। ठीक है, और उसके बाद एक हमारे रह गए हैं अ, औ और औ। कौन से हैं? औ और औ। तो औ किससे बन रहा था हमारा? ए प्लस ऊ से। तो ये क्या हो गए हमारे? कंठ प्लस ओष्ठ। तो कंठोष्ठ से ये दोनों हमारे किससे होंगे? कंठ प्लस ओष्ठ, यानी कि कंठ ओष्ठ इनका उच्चारण स्थान होगा, कंठ और ओष्ठ को मिला के। ठीक है, इतनी बात शायद आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगे कि मेरे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, ये पार्ट मुझे दोबारा मिलना चाहिए या फिर थोड़ा सा और बेटर हो सकता है, तो इस बात का सजेशन भी आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि सर भैया ये चीज जो है हमारी समस्या भी बाहर है, जितनी भी आपने बताई, आपका पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा हमें डिफरेंट लगा, तो उसको आप थोड़ा सा सही से अगर पढ़ा सकते हैं तो हमें बता दीजिए। तो बिल्कुल आपकी समस्या का समाधान हम लेकर अपने चैनल पे ही आएंगे। जितनी भी क्लासेस हैं आपको फ्री दी जाएंगी। ठीक है, और ये आप बात आपको पता ही है। एक हम बीच में बात कर रहे थे नुक्ता वाले की। ठीक है, तो उन शब्द को लिख लीजिए जो अरबी फारसी शब्द हैं। ठीक है, नुक्ता किन के नीचे होता है? अरबी फारसी शब्दों के बीच में, अरबी फारसी शब्द या वर्ण लिख लें। ठीक है, कौन कौन से? उससे का, लेकिन नुक्ता जरूर आएगा नीचे। ख, गा, जा और फा। ठीक, ये हमारे कैसे हैं? अरबी फारसी शब्द हैं। ठीक है, इनको ही नई विकसित ध्वनियां भी बोला जाता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। इनका अगर उच्चारण स्थान की बात की जाए तो का, खा और गा, इनका कहाँ से होता है? जीवा से। और जा और फा होता है हमारा, जा का होता होगा दंत से और ये फा होगा दंतोष्ठ से। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा कि किस किस तरह से हमारे जो है ये कार्य चल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने महाप्राण, अल्पप्राण जान लिया। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की एक क्लास जिसके अंदर हमने अपना पूरा एक चैप्टर यानी कि हिंदी की वर्णमाला को पूरा अच्छे से पढ़ने की कोशिश की है। उम्मीद है आप सबको भी ये चैप्टर अच्छा लगा होगा और ये नया जो कॉन्सेप्ट है 2 in 1 क्लास का, ठीक है, ये भी आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, इससे आपकी थ्योरी भी होगी और साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी होगी। ठीक है, तो इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा। फिर मिलते हैं एक और क्लास के साथ, अगली क्लास आएगी। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जो चैप्टर छोटे हैं उनको कोशिश करेंगे 1 से 2 वीडियो में खत्म करने के लिए, लेकिन जो चैप्टर अगर बड़े हैं कुछ जिनमें ज्यादा कॉन्सेप्ट है तो उनके लिए हम वीडियो का ड्यूरेशन बढ़ाएंगे, चाहे हमें 3 या 4 या 5 वीडियो तक भी अगर एक चैप्टर के लिए करनी पड़े तो उसको हम करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सा पार्ट इसका अच्छा लगा है या फिर क्या हम इसके अंदर सुधार कर सकते हैं। आपके सजेशन भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर।